वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म बस आपको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके आता हूँ। सो रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपने कल की जो वीडियो है मेरी देखी होगी, बिकॉज मैंने IRCTC को लेकर दोस्तों एक अपडेट दिया था, बताया था कि इनके कैटरिंग बिजनेस को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और फर्दर दोस्तों अपने कैटरिंग को ही बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने IRCTC को आपको बहुत बार बताया है और आपको एक ही बात बताई है, इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें। बहुत लोगों ने पता नहीं कहाँ से सुन के IRCTC को 3000 रुपये, 3200 रुपये, 3500 रुपये बेच दिया था। लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए, शेयर में काफ़ी हमें तेजी देखने को मिल रही है और इनका जो रेवेन्यू है 22% कहाँ से आता है, कैटरिंग बिजनेस है। लेकिन अगर इनका एक्सपेंशन होता है और सही जगह पे सही फूड देते हैं तो जी हाँ दोस्तों, आने वाले कल में इनकी कैटरिंग बिजनेस भी टिकटिंग के बिजनेस की तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इनके पास पैसेंजर बहुत बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनके पास अगर जो सुविधाएं हैं अगर वो ठीक होती है तो आने वाले कल में IRCTC और भी तेज हो सकती है। देख सकते हैं कि न्यूज़ का इम्पैक्ट ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैंने उधर पे कमेंट में पाया कि सर क्या एक ही न्यूज़ बार बार आप रिपीट कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो न्यूज़ आती है उस न्यूज़ का इम्पैक्ट समझिए। तो जी हाँ दोस्तों, आपको तैयार रहना है, क्योंकि 29 तारीख को इनके जो आने वाले हैं शायद दोस्तों इनके एक्स रेट देखने को मिल जाए, बिकॉज इसके पहले 1:5 का इन्होंने जो स्पीड है अनाउंस कर दिया था। लेकिन अभी की बात की जाए 29 तारीख को इनके AGM होने वाले हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें ही जो रिजल्ट है सामने आएगा। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने कल के दिन ही आपको अलर्ट किया था कि IRCTC को बेचने की गलती मत करिएगा। उल्टा आप चाहें तो SIP के वे में अभी भी ऐड कर सकते हैं। प्राइस आपको महंगा लगता है तब स्पीड के बाद भी खरीद सकते हैं, लेकिन मैंने 2500-2300 के लेवल पे गए इसको बहुत बार कवर किया था। उधर से अगर आप देखें तो अभी भी शेयर के प्राइस में तकरीबन 60% का अपसाइड दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि न्यूज़ का अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने इधर पे पता नहीं कहाँ का बात सुन के इधर बेच दिया, इधर बेच दिया, आज वो कमेंट कर रहे हैं कि सर मैंने पता नहीं किसकी बात सुन के बेच दिया। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अच्छे कंपनी में निवेश करते हैं और उसमें ग्रोथ होता है तो भाई पैनिक की आवश्यकता नहीं है। IRCTC की बात की जाए, इकलौती मोनोपोली कंपनी है और इनके बिजनेस में जो एक्सपेंशन हो रहा है उसके वजह से तेजी हमें देखने को मिल रही है। स्पीड की जो न्यूज़ है वो तो अच्छी खासी है, उसमें तो एक तेजी आती है, लेकिन दोस्तों इतनी तेजी है उसमें एक्सपेंशन भी है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं एक ही बात बोलूँगा कि ये आपकी बुढ़ापे की लाठी बन सकती है। मैं बहुत बार ये बात रिपीट भी करता हूँ, क्योंकि IRCTC को बेचने की गलती मत करिएगा। जब तक इनके अंदर ग्रोथ है तब तक बने रहें, लॉन्ग टर्म में ये कंपनी को बहुत रिवॉर्ड कर सकती है। और एक बार देख लीजिए कि AGM में क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है। जैसा ही आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, उसके बाद जो फर्दर रणनीति है वो क्या करनी है। लेकिन लिए हुए हैं तो आराम से कंटिन्यू करें, लॉन्ग टर्म में आपके बहुत पैसे बनाएंगे। बात की जाए ब्रिटानिया, तो जी हाँ दोस्तों 4000 का ब्रेकआउट होने के बावजूद भी इसमें उतनी रैली देखने को नहीं मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, FMCG की बात की जाए, इंटायर FMCG थोड़ा स्लो भागता है लेकिन कंसिस्टेंट जरूर भागता है। उसके पहले भी वही हल्ला था कि प्रमोटर ने अपने स्टेक को कम किया है। मैंने बताया था कि मेजर कोई प्रमोटर ने अपने स्टेक को कम नहीं किया। और ब्रिटानिया की बात की जाए तो बहुत ही पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ पे गए 33 के आसपास बहुत बार आया भी था, लेकिन मेरे हिसाब से ब्रिटानिया एक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग एवरग्रीन कंपनी है। बिकॉज आप इनके प्रोडक्ट हमेशा डेली यूज़ करते हैं, शायद आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन आप इनके प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि स्लो चलने वाली कंपनी तो है, लेकिन बहुत ही कंसिस्टेंट भी भागती है। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से FMCG में अगर आपको जाना है तो अभी के टाइम में मेरे हिसाब से टाटा कंज्यूमर में एक निवेश का अच्छा मौका हो सकता है, बिकॉज उसमें थोड़ी ग्रोथ और विजिबल है। लेकिन लिए हुए हैं तो कंटिन्यू करें, ये भी बहुत ही अच्छी कंपनी है और लॉन्ग रन में गाइस जरूर रिवॉर्ड कर सकती है। बात कीजिए टाटा मोटर्स में, आज के दिन हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली और आज के दिन हमें इंटायर ऑटो सेक्टर में ही एक इंडेक्स अप देखने को मिला। और आज के भाव की बात की तो हमें 331 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही है और 4% का अपसाइड दिखाई पड़ रहा है। सेमीकंडक्टर को लेकर एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका इंपैक्ट बहुत सारे शेयर्स में पॉजिटिव पड़ सकता है। मैं जल्दी ही उस वीडियो को लाऊंगा, बिकॉज यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रहे हैं और दोस्तों इनको एक बहुत ही मेजर ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। तो मैं जल्दी उसके ऊपर डिस्कवर करूंगा। लेकिन जैसे जैसे फेस्टिव दिन आ रहे हैं वैसे वैसे ऑटो वाली कंपनी में निवेश करने का मौका बहुत लोगों को मिल रहा है। इसके पहले मारुति को भी मैंने बताया था और मारुति आज टॉप गेनर देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गाइस टाटा मोटर्स में रणनीति साफ है, प्राइस काफ़ी छोटा है, हर सप्ताह ऐड करें, हर 2-4 दिन में ऐड करें। बिकॉज लॉन्ग टर्म में अगर आप 2025 से टिक पाते हैं तो ही पोर्टफोलियो में ऐड करिएगा, अदरवाइज नहीं करिएगा। और लॉन्ग टर्म तक अगर टिकते हैं हम टीवी में, ये कंपनी अच्छा खासा मार्केट मोड क्रिएट कर सकती है और लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड कर सकती है। बिकॉज कंपनी कमिटमेंट है डेट फ्री होना। तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे अकोमोडेशन करें और लॉन्ग टर्म तक बने रहें। इस बात की जाए वैभव ग्लोबल, जी हाँ सो अच्छी कंपनी है। अभी की बात की जाए तो इनके जो एक्सपेंशन है जो कि US और UK में बहुत ही अच्छा खासा डोमिनेट करते हैं अपने पीयर्स को, लेकिन जर्मनी में भी इनके पाँव देखने को मिल रहे हैं। मैंने वीकेंड्स में ही इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बना के पोस्ट कर दी है। तो जी हाँ, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, ऐसा कोई डाउट वाली बात नहीं है और लॉन्ग टर्म तक अगर आप टिके रहते तो पैसे जरूर बनते हैं। इस कंपनी गिर क्यों रही है अगर आप देखें तो कोविड के
टाइम में इस कंपनी ने अच्छा खासा रिजल्ट पोस्ट किया था और साथ ही साथ इनके जो नंबर्स हैं वो मार्केट को पसंद भी आए थे और साथ ही साथ दोस्तों इनके अंदर स्प्लिट की भी न्यूज़ थी, जिसकी वजह से स्टॉक में काफ़ी रैली हो चुकी है। और आपको हमने बहुत जगह पे एग्जांपल दिखाया था कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे हिट करने के बाद 25-30% के आसपास गिर सकता है, बट स्टॉक की फंडामेंटल के बारे में डिस्कस करें तो बहुत ही मजबूत है। और बात की जाए कंपनी अपने एक्सपेंशन में भी काम कर रही है, तो मेरे हिसाब से इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें। कंपनी अच्छी है और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे वीडियोज़ को आप जाकर चेक कर सकते हैं। वीकेंड्स में ही शनिवार के दिन मैंने वीडियो बनाए हैं, आपको बहुत ही बेनिफिट हो सकता है। मेरे हिसाब से लॉस बुक मत करिए। आपने अगर इतना टाइम दिया है तो कुछ महीना, कुछ 2-4 महीना और दीजिए, तो लॉन्ग टर्म में कंपनी आपको निराश नहीं करेगी, बिकॉज बहुत बड़े बड़े निवेशक का भी स्टेक है। और उसको मत देखिए, कंपनी के मोड देखिए, कंपनी अपने सेक्टर में बहुत ही अच्छी काम कर रही है। बात की जाए क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी, बहुत ही अच्छी कंपनी है। 1400 के भाव पे मैंने इसको बहुत बार कवर भी किया था, तो बहुत लोग बोले कि सर क्या भूल गए। नहीं भाई, इसमें एक न्यूज़ है, न्यूज़ यही है कि 2 इन्वेस्टर मीट होने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कभी भी मार्केट में इन्वेस्टर मीट होते हैं तो उसके पहले एक स्टॉक में हलचल होती है। तो जी हाँ, आज के भाव की बात करिए तो हमें केमिकल में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा था और आज के दिन सारे केमिकल या तो फ्लैट थे या फिर थोड़ी सी गिरावट का सामना करना पड़ा था। क्लीन साइंस बहुत ही मजबूत कंपनी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है और इनके फंडामेंटल शायद ही कोई दूसरे केमिकल कंपनी को मैच कर पाई है। इस केमिकल की बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं, जैसे नवीन फ्लोरिन की बात की जाए, एसआरएफ की बात की जाए, दीपक नाइट्राइट की बात की जाए, लेकिन ये भी एक बिजनेस मोड क्रिएट करती है। उनकी जो एचएएल जो ब्रेक थ्रू है, लॉन्ग टर्म रिवॉर्डिंग है। तो जी हाँ, अगर आपकी नज़र क्लीन साइंस पे है तो हर एक डिप में चाहे वो 50 पे मिले, 100 पे मिले, आपको धीरे धीरे उठाना है और लॉन्ग टर्म तक टिके रहे। आईपीओ से मिल गया है तो भैया एक भी शेयर मत बेचिएगा। लॉन्ग रन में कंपनी बहुत रिवॉर्डिंग हो सकती है, बिकॉज कंपनी के पास अच्छा खासा कैश भी है। और देख लेते हैं कि एक बार इन्वेस्टर मीट में क्या आउटकम आता है। जैसे ही कुछ आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बहुत लोगों ने बोला कि सर डिवीस लेबोरेटरी में गिरावट हो रही है, मेरा फेवरेट शेयर है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं कि गिरावट नहीं होगी, मार्केट है, गिरावट होगा, लेकिन दोस्तों इस कंपनी पे आपको फेस ज़रूर रखना है, बिकॉज ये इकलौती कंपनी है जो फार्मा में सबसे बड़ी किंग मानी जाती है। और आज के भाव की बात की तो हमें 3.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। इन सब कंपनी में डाउट करने का कोई सवाल ही नहीं है। कंपनी के जो 3 से 5 साल का जो सेल्स है, चाहे वो 10 साल के सेल्स की बात की जाए, 5 साल के सेल्स की बात की जाए, 3 साल की सेल्स की बात की जाए, उसमें एकदम गजब का उछाल देखने को मिल रहा है। इसमें और लॉरस लैब में सेम वही पैटर्न देखने को मिल रहा है। दोनों एपीआई मैन्युफैक्चर में बहुत ही अच्छी कंपनी है। लॉरस लैब की बात की जाए तो आरएनडी में भी अच्छी काम करती है। तो जी हाँ दोस्तों, मेरे पास ये दोनों शेयर हैं फॉर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, और इसमें अगर गिरावट होती है तो पैनिक वाली बात नहीं है। ये सब दोस्तों एक मार्केट लीडर है और हर साल ये पैसे आपको 25-30% करके देती है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अगर आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, उसे फार्मा का स्टॉक रखना है, तो जी हाँ, डिविस लैब और लॉरस लैब पे गिरावट में पैनिक ना करें, बिकॉज दोनों के फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत हैं। और हर एक डिप्स में अगर आपको मिलता है 100-50 के आसपास, तो वही सेम रणनीति है। इसको अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के लिए करें और नेक्स्ट जनरेशन का सोचें। इस कंपनी में आने वाले कल में और भी काबिलियत बाकी है। बस आज पूरा इंटायर जो आईटी सेक्टर था उसमें गिरावट देखने को मिली। मैंने आज के दिन एक वीडियो बना दिया है जहां पे मैंने इंडेक्स मैनेजमेंट के ऊपर एक कमेंट्री दी है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। तो जी हाँ, आज बैंकिंग के शेयर्स अप थे तो आईटी के डाउन थे और वही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। टीसीएस की बात की जाए, इन्फी की बात की जाए, विप्रो की बात की तो उसमें उतनी गिरावट देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन उसको छोड़ के छोटे मछले शेयर में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही थी। बट मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और Q2 के नंबर सभी आईटी के अच्छे आने वाले हैं। सबके पास हैं, एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी खासी पैसे बना के दी हैं और आगे भी करेंगे, बिकॉज जैसे मैं बताया कि हमेशा हर स्टॉक भागता नहीं है। अब आईटी का इंडेक्स इतना भाग जाएगा तो उसमें थोड़ा सा विराम लगेगा। लेकिन बहुत लोग बोल रहे कि सर अगर इंडेक्स मैनेजमेंट होता है तो क्या बैंक खरीद ले आईटी को बेच दे? नहीं, ये बहुत ही गलत रणनीति है, बिकॉज ये होता है मार्केट को टाइमिंग करना। अपने इन्वेस्टमेंट में भरोसा रखिए, बिकॉज अगर आपको इन्वेस्टमेंट में 70-80%, 100% के आसपास पैसे बने हैं तो 10-5%, 15% गिरता भी है तो पैनिक मत करिए, उल्टा इधर पे एसआईपी करिए। तो जितने भी अच्छे स्टॉक्स हैं आईटी वाले, आप उसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें। लॉन्ग टर्म में जितनी भी आईटी वाली कंपनी है आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होनी चाहिए, बिकॉज बिना आईटी का मुझे लगता है कि अभी के टाइम में पोर्टफोलियो अधूरा है, क्योंकि आने वाले कल में आईटी का जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है, आने वाले फ्यूचर में भी आईटी उसी रफ्तार से आगे बढ़ने वाली कंपनी बन सकती है। रही बात माइंडट्री की, तो जी हाँ, अच्छी कंपनी है, 4250 के आसपास आता है तो उधर पे एक ऐड हो सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें। रिलायंस की बात की जाए, धीरे धीरे स्लो चलने वाली कंपनी है, लेकिन अभी की बात की जाए तो इसने आज के दिन अपना फ्रेश हाई लगाया। क्लोजिंग की बात की जाए हमें 1.5%, 2% के आसपास तो ये देखने को मिल रही थी। इसमें एक एक्विजिशन को लेकर टॉक चल रही है, जिसको लेके आज के दिन हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। तो मेरे हिसाब से बहुत लोगों का कमेंट होता है कि सर रिलायंस बहुत स्लो भागने वाली कंपनी है। तो देखिए गाइस, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, बिकॉज अगर आप रिलायंस का चार्ट पैटर्न देखें तो इसमें भी एक कॉन्सोलेशन फेज था, लेकिन रिलायंस के बिजनेस की बात की जाए तो अपने आप में डाइवर्सिफाइड है। चाहे वो पेट्रोकेमिकल की बात की जाए, ऑयल रिफाइनिंग की बात की जाए, इनकी डाइवर्सिफाई बिजनेस है और जो एक्विजिशन पे एग्रेसिव है,
इनका जो फल है आने वाले 3-4 सालों में मिलेगा। तो अगर आपको लगता है कि 3-4 दिन में मिल जाएगा तब चाहे तो अवॉइड करें, बट मेरे हिसाब से ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और मेरे पास ये कंपनी ऑफ कोर्स है और मैंने इसको अच्छा खासा वेटेज भी दिया है, बिकॉज ऑफ कोर्स जिनके पास फंड की कमी है वो चाहें तो थोड़ा सा फास्ट रिटर्न के लिए थोड़ा ब्लू चिप कंपनी पे जिसमें ज़्यादा पैसे बनते हैं कि बजाज फाइनेंस फिनसर्व उसमें निवेश कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से आपके पास पेशेंस है तो जी हाँ, रियलिस्टिक रिटर्न उम्मीद करिए 20 से 25% सालाना मिलता है। अभी रिलायंस की कंपनी में ये बहुत ज़्यादा होता है, एफडी से 4 गुना होता है। तो फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, ऑल टाइम हाई पे हम तो अपने एसआईपी कंटिन्यू करें और कभी भी एक डिप मिलता है 2450 के आसपास 2470 के आसपास, वहाँ पे एक थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं। बात कीजिए टाटा एलेक्सी में भी आज हमें गिरावट देखने को मिली। जैसे बताया कि पूरा इंटायर आईटी थोड़ा डाउन था, जिसकी वजह से आज के दिन हमें 2.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। सच बताऊं टाटा एलेक्सी इतना भाग जाएगा किसी को आइडिया नहीं था, बिकॉज जिस हिसाब से टाटा एलेक्सी ने पैसे बना के दिए हैं अपने आप में बुर्ज खलीफा दिखाई पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली अच्छी, लेकिन इधर पे ओवरवेट ना करें। अपना इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपनी बहुत ही हाई प्रीमियम ट्रेड कर रही है, बट यस कंपनी फंडामेंटली बहुत शानदार है, बहुत ही मजबूत कंपनी है। तो जिसमें निवेश करना है तो टुकड़ों में करिएगा। अभी की बात की जाए थोड़ा करेक्शन आ चुका है 6000 के आसपास के लेवल से, तो उधर पे एक करेक्शन और आता है 5650 के आसपास आता है, तो उधर पे 1-2 स्टॉक उठा लीजिए और धीरे धीरे अपने एडिशन कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से आईटी को अभी के टाइम में बल्क निवेश मत करिए, धीरे धीरे अपनी एसआईपी कंटिन्यू करें, लॉन्ग टर्म तक रहें। करेक्शन आता है तो आपको अच्छे स्टॉक सस्ते भाव में मिलेंगे, बट मेरे हिसाब से एक करेक्शन थोड़ा ड्यू देखने को मिल रहा है और गिरता भी है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है। आपको और वैल्यूएशन करने का मौका मिल सकता है। आपके पास है होल्डर कंटिन्यू, क्यूटो के नंबर्स अगर अच्छे आते हैं उम्मीद से बेहतर, तो इसमें और भी रैली होने की संभावना है। कल के दिन ही मैंने इस एयू स्मॉल फाइनेंस को कवर किया था, बताया था ये कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, लेकिन यस एक एनपीए का इशू चलता है। इसके जगह पे आप आवास फाइनेंस को भी ट्रीट कर सकते हैं, बट जो एनपीए का इशू है देखना बनता है क्यू के नंबर्स में कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। अगर एनपीए बढ़ता है क्यू के नंबर्स में तो ये इनके लिए हानिकारक है, बट मेरे हिसाब से उधर पे जल्दी जज मत कर लीजिए। देखिए कंपनी फेथ रखिए, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। यस इसके पहले बहुत सारे जो बड़े बड़े ऑफिशियल से उन्होंने रिजाइन किया है, बट देखना बनता है कि इस बार इनके नंबर्स कैसे आते हैं। पूरा मार्केट दोस्तों एयू स्मॉल फाइनेंस का वेट कर रहा है और आज के दिन की बात की जाए हमें 4.5% के आसपास सही देखने को मिल रही थी। याद रखिएगा ये सब छोटी मोटी कंपनी है। अगर आप देखें 35,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, छोटी नहीं है मतलब बड़ी कंपनी है, लेकिन अगर आप इनके पीयर्स से कंपेयर करें जो कि मार्केट में लिस्टेड है उनसे ये बहुत छोटी है, बिकॉज मार्केट में बैंक एनबीएफसी और ही बड़ी बड़ी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। तो इसमें अगर आप निवेश करते हैं तो एक्सपोजर थोड़ा कम होना चाहिए और इसके जगह पे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक पे चाहें तो धीरे धीरे अपने एक्सपोजर को बढ़ा सकते हैं, बिकॉज बैंक निफ्टी ने आज के दिन अपना ऑल टाइम हाई हिट भी किया है। तो एक बार रैली आती है तो अच्छे स्टॉक्स में बने रहें। सेम एग्जांपल टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो। तो सेम दोस्तों मेरी वही कमेंट्री है, आपके पास से हाई लेवल पे लिया हुआ है तो Q2 के नंबर्स का इंतजार करें और स्विच करना भी होगा तो मेरे हिसाब से Q2 के नंबर्स देख लीजिए। स्विच करना होगा तो इसके जगह पे एचडीएफसी लिमिटेड या फिर आप चाहें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी कंसिडर कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट होता है तो जी हाँ एसबीआई के लिए एक बहुत बड़ा फॉर्चून बन सकता है, बिकॉज एसबीआई की बात की जाए तो अपने आप में ही पीएसयू का अनडिस्प्यूटेड किंग देखने को मिलता है और आज के दिन की बात की जाए तो हमें 1-1.5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। याद रखिएगा कभी भी कोई स्टॉक में एक लंबा ब्रेकआउट होता है तो अपने आप में ही काबिल तारीफ होता है, बिकॉज पीएसयू की बात की जाए आपको पता है कि पीएसयू से ऐसे बहुत सारे बैंक हैं जो कि वेल डिस्ट्रॉयड थे, बट इनके जो नंबर्स आए थे मुझे अच्छे से याद हैं। चाहे वो Q3 के नंबर्स की बात की जाए, Q4 के नंबर्स की बात की जाए या फिर लास्ट क्वार्टर के Q1 के नंबर्स की बात की जाए, इसमें दोस्तों 2 क्वार्टर में इन्होंने उम्मीद से अच्छे नंबर पोस्ट किए थे। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में रैली आती है, ये कंपनी तेज हो सकती है। तो सरकारी कंपनी है तो लॉन्ग टर्म में अगर आप चाहें तो बने रह सकते हैं, लेकिन इसके जगह पे आपने आईसीआईसी बैंक में निवेश किया है, कोटक में निवेश किया तो उसमें भी कंटिन्यू करें। प्राइवेट बैंक की बात की जाए तो उसमें ग्रो ज़्यादा होता है और उसमें लाइक डिस्ट्रप्शन बहुत ही कम होता है और उसमें एक एग्रेशन होता है कि चलो भाई मुझे वो टारगेट को थोड़ा सा अचीव करना है। लेकिन एसबीआई की बात की है तो ये पुराना एसबीआई नहीं है, नया एसबीआई है। आप इसे बने रह सकते हैं बिकॉज बैंक निफ्टी के ट्रेंड में जितने भी छोटे मोटे बैंक हैं वो भी उछाल मार सकते हैं और इसमें एसबीआई भी एक अच्छा खासा टारगेट गेन कर सकता है। बहुत सारे ब्रोकर्स इसको लेकर काफ़ी बुलिश है, मुझे भी लगता है कि बैंक निफ्टी के ट्रेंड में ये भी एक झंडा गाड़ सकते हैं। पॉलीकैब की बात की जाए, डू नॉट पैनिक, गिरता है गिरने दीजिए। पॉलीकैब में जिनकी मेगा रैली मिस हुई तो उनके पास एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। इसको दोस्तों मैं एक ही बात बोलूँगा कि हर एक प्राइस लेवल पर उठाइए, इसमें टाइमिंग मत करिए, बिकॉज पॉलीकैब को जब मैंने कवर करना स्टार्ट किया था उस समय इसकी जो मार्केट कैप थी 12 से 13 हज़ार करोड़ के आसपास थी। की बात की जाए गैस आप देख सकते हैं कि 28-30 हज़ार करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो चुकी है और इधर से किसी को आइडिया नहीं था। बट दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हैवल से आपको अच्छे से याद हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये मुझे ज़्यादा पसंद है बिकॉज इनके प्राइस टू अर्निंग काफ़ी कम है और रिटर्न जो बात की जाए अभी नहीं दे रही है लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़रूर देगी। तो पॉलीकैब की बात की जाए तो जी हाँ, जितने फेस्टिव सीजन आने वाले हैं इनको बेनिफिट ज़रूर होगा। कोई भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से मतलब ऑल टाइम हाई पे रहेगा, बॉटम से इतना भाग जाएगा तो करेक्शन होगा। इसको मेरे हिसाब से गैस 2350 पे फर्स्ट स्टॉप है, उसके बाद 2250 के आसपास आता है तो निवेश करिएगा और उसके बाद गिरता है तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिएगा। उसके बाद जब स्टेबल हो जाता है अपने निवेश को बढ़ा के फॉर लॉन्ग टर्म बने रहें। पॉलीकैब आने वाले कल का एक बहुत बड़ा कंटेनर बन सकता है।
एट लास्ट बट नॉट लिस्ट, डॉक्टर लैल पैथलैब, ये भी बहुत ही मजबूत कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। और इधर पे गाइस एक प्रश्न है कि लैल पैथलैब में कितने एफआईएस की होल्डिंग है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इतना होमवर्क ज़रूर करिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट बॉक्स में आपका आंसर ज़रूर हो। नहीं, अगर आप देखें तो आज के दिन में हमें 2.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। हेल्थ केयर सेक्टर की बात की जाए तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे अपोलो हॉस्पिटल हो गए, डॉक्टर लैल पैथलैब हो गए। तो लैल पैथलैब की बात की जाए तो ये, और थायरो केयर, जी हाँ, बहुत ही बड़ा मार्केट है। बहुत लोगों ने पूछा कि सर थायरो केयर कैसा है, वो भी अच्छी कंपनी है। ये मेरे हिसाब से ये मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है। और हेल्थ केयर में आप चाहें तो फार्मा में और हेल्थ केयर में डिविस लैब हो गए, लॉरस लैब हो गए, छोटी कंपनी में ग्रैनुल्स को भी आप स्टडी कर सकते हैं। बात की जाए ये डॉक्टर लैल पैथ लैब, थायरो केयर, अपोलो हॉस्पिटल, ये सब भी एक अच्छी कंपनी है। इन सब में करेक्शन अगर आता है तो इसको वेलकम करिएगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ऑर्गेनाइज्ड वे से जितने हेल्थ केयर वाली कंपनी हैं बूम कर सकते हैं। और इसका जो बेस्ट बाइंग लेवल है मुझे लगता है 36-50 के आसपास उधर मिलता है, तो ज़रूर बाइंग करिएगा। और लिए हुए हैं तो कंटिन्यू करें, लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत ही रिवॉर्डिंग कर सकती है। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो चाहिए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।